नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम जूरिस्प्रूडेंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, लीगल पर्सनालिटी एंड इट्स थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या हम समझने वाले हैं। हम सबसे पहले समझेंगे पर्सन्स क्या होता है, पर्सन की अवधारणा क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्लासिफिकेशन क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि पर्सन शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। जो लैटिन लॉ में परसोना जो है, परसोना शब्द यूज किया जाता था और पर्सन शब्द से मिलता जुलता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन लैटिन भाषा के शब्द परसोना से हुई, ये निश्चित चीज है। अब परसोना क्या होता था? नाटक में पहने जाने वाला एक मुखौटा था, मास्क था। रोमन थिएटर में जो अभिनेता होते थे वो अलग अलग भूमिकाएं निभाने के लिए मुखौटे पहनते थे। धीरे धीरे ये शब्द परसोना भूमिका से पहचान बना, पहचान से कानूनी स्थिति में बदल गया। तो रोमन कानून में हर इंसान एक व्यक्ति नहीं था। जैसे कि जो दास थे, स्लेव्स थे, है ना, वो व्यक्ति नहीं माने जाते थे। केवल स्वतंत्र नागरिक ही व्यक्ति कहलाते थे। तो इस तरह से रोमन लॉ में ये चीजें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं ग्रीक लॉ में क्या होता था। ग्रीक लॉ में जो रोमन जो परसोना है, जो जो शब्द यूज किया था, वो जून पॉलिटिकॉन जैसे सामाजिक और राजनीतिक प्राणी माना गया है। तो ग्रीक कानून में व्यक्ति समाज का सक्रिय सदस्य सदस्य होता था। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ उसके चलते थे। हालांकि होता क्या था कि जो लीगल पर्सनालिटी की तरह अगर देखा जाए तो वहां पे उन्होंने स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया था, कहा ग्रीक लॉ में। मगर एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए कि जो पहचान थी लीगल पर्सनालिटी की, उसकी एक सामाजिक भूमिका जरूर होती थी। ये वहां पे ग्रीक लॉ में क्लियर होता है। इसके बाद बात करते हैं हिंदू लॉ में। हिंदू लॉ में इस पर्सन शब्द को और व्यापक तरीके से समझाया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई देवता की मूर्ति है, मंदिर है, मठ है, ट्रस्टीज हैं, तो वहां पे उनके अधिकारों की बात की जाती है। जैसे अजन्मा बच्चा है तो उसके अधिकारों, उसके क्या अधिकार उसे प्राप्त हैं, है ना, उन सब चीजों के बारे में हिंदू लॉ में बात करी जाती है। यह व्यक्ति, यहाँ मतलब हिंदू लॉ में क्या होता है ना, यहाँ व्यक्ति वही है जो अधिकार धारण कर सके। ये हिंदू लॉ में कंसेप्ट है, चाहे वो मानव हो चाहे ना हो। समझ गए? तो अब आप अगर इतना समझ गए, ओरिजिन ऑफ लीगल पर्सनालिटी से हम ये समझेंगे कि सिर्फ परसोना शब्द जो कि रोमन काल में आ गया उससे नहीं। हम समझना चाहेंगे यहाँ पर कि उसकी आवश्यकता क्यों थी। तो अब ये समझिए कि लीगल पर्सनालिटी की जो अवधारणा है वो इसलिए विकसित हुई क्योंकि केवल प्राकृतिक मनुष्य, नेचुरल पर्सन से समाज की सभी कानूनी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती थी। जैसे जैसे समाज, व्यापार और प्रशासन जटिल हुआ, कानून को ऐसी इकाइयों को भी अधिकार देना पड़े जो इंसान नहीं है। अब उसके मुख्य कारण क्या थे? जैसे व्यापार और उद्योग का विकास हो रहा है, कंपनियों में अनुबंध हो रहे हैं, है ना, संविदा हो रही है, उनके मुकदमे चल रहे हैं, उनमें क्षमता हो रही है कि वो मुकदमा ले सकें, कर सकें, है ना, संगठनों का संचालन कर सकें जैसे विश्वविद्यालय, नगर निगम, ट्रस्ट। इन सब का सतत कार्य व्यक्तियों के बदलने पर चलते रहना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से सामाजिक संस्थाएं, मंदिर, मठ आदि आदि की संपत्ति और अधिकारों की रक्षा की भी आवश्यकता पड़ने लगी। जैसे रोमन में वहां चर्च की लिए कानून बनने लगे, है ना, उनकी अगर उनको फोर्स चाहिए तो कैसे वो यूज करेंगे। इसी तरह से गैर मानव जो थे इकाइयों को भी कानूनी व्यक्ति मानना पड़ा। ठीक। इसके साथ हम और चीजें समझते हैं। जैसे रोमन काल में पर्सन शब्द की जो पहचान थी वो जैविक नहीं थी, बल्कि स्थिति से होती थी, लीगल स्टेटस से होती थी। केवल स्वतंत्र नागरिकों को व्यक्ति माना जाता था और दास को व्यक्ति नहीं माना जाता था, जो मैंने पहले भी बताया। अब बाद में क्या हुआ, जब मध्यकाल और आधुनिक काल में व्यापारिक डील शुरू हो गई, है ना, नगर निकाय बनने लगे, संस्थाएं बनने लगी, जैसे सामूहिक इकाइयों को अधिकार देने की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो ये सब उसके ओरिजिन है। और अगर इंडियन कंटेक्स्ट में देखें, भारतीय संदर्भ में, तो हिंदी हिंदू विधि के बहुत बहुत पहले से ही देवता, मंदिर, अजन्मे बच्चे को भी सीमित अधिकार देने की अवधारणा को आगे बढ़ाया। इस प्रकार लीगल पर्सनालिटी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के साथ विकसित होती गई।
अब लीगल पर्सनालिटी की जो बात आ रही है कि उसका कंसेप्ट क्या है ना, जो कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए मैं स्पेशली बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति या संस्था की वह कानूनी क्षमता जिसके द्वारा वह अधिकार यानी राइट्स और कर्तव्य यानी ड्यूटी का को धारण कर सके। उनके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि लीगल पर्सन होना इंसान होना आवश्यक नहीं है। हर इंसान लीगल पर्सन है, पर हर लीगल पर्सन इंसान नहीं है। कानूनी व्यक्ति मुकदमा कर सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे प्राकृतिक व्यक्ति है, जीवित मानव है, उस पर आप कर सकते हैं, है ना। और कंपनी है, निगम है, मंदिर है, विश्वविद्यालय है, ट्रस्ट है, तो ये सब इनको मान्यता देने की बात आती है। और थोड़ी स्पष्टता समझते हैं, क्लियरिटी और समझते हैं कि लीगल पर्सनालिटी तीन बातों से पहचानी जाती है: अधिकार धारण करने की क्षमता, कर्तव्य निभाने की क्षमता, न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने की क्षमता। कानून किसी इकाई को व्यक्ति इसलिए मानता है ताकि अधिकारों की रक्षा हो सके, दायित्व तय किए जा सके और सामाजिक आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें। तो आगे और देखते हैं। अब बात करते हैं कई सारी थ्योरीज के बारे में। तो थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनालिटी में सबसे ज्यादा जो पहली थ्योरी है, जो कि है काल्पनिक सिद्धांत, फिक्शन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार लीगल पर्सनालिटी एक कानूनी कल्पना है। केवल इंसान ही वास्तविक व्यक्ति है, बाकी सब जैसे कंपनी, निगम, ये सब कानून की देन है। अगर कानून नहीं होता तो ना कंपनी होती ना निगम होता। तो इस सिद्धांत को समर्थन जो किया है वो है सेवनी ने। सेवनी जो कि हिस्टोरिकल स्कूल से आते हैं। तो उनके अनुसार कंपनी स्वयं कुछ नहीं करती है, कानून उसे व्यक्ति मानता है, और ये जो मानने वाली बात है इसी को फिक्शन थ्योरी का आधार बताया गया। दूसरी थ्योरी आती है कंसेशन थ्योरी, यानी अनुदान के सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि राज्य किसी जिसको चाहे उसे लीगल पर्सनालिटी बना दे। व्यक्ति होना कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य की कृपा होना ही कानूनी अधिकार देता है। और इसके समर्थक थे जॉन ऑस्टिन। उनके हिसाब से राज्य चाहे तो किसी संस्था को व्यक्ति बनाए, या उससे वो जो उस संस्था से उस व्यक्तित्व की धारणा को वापस भी ले सकता है, यानी वो कानून से वापस ले सकता है। तो ये दो प्रमुख विचार थे। इसके बाद बात करते हैं रियलिस्टिक थ्योरी की। तो रियलिस्टिक थ्योरी थोड़ा लंबा रहेगा, इसको थोड़ा और अच्छे से समझिएगा। इसके इसके अनुसार कानूनी व्यक्ति कोई कानूनी कल्पना का नहीं है, कोई काल्पनिक कल्पना से नहीं बना है, बल्कि वास्तविक सामाजिक ये तथ्य है। यह सिद्धांत मानता है कि समूह, संस्थाएं और निगम जैसे कंपनी, यूनियन वास्तव में समाज में मौजूद होते हैं, और उनकी स्वतंत्र पहचान व इच्छा भी होती है। इसलिए उन्हें लीगल पर्सनल मानना केवल सुविधा नहीं है, बल्कि सामाजिक वास्तविकता की स्वीकृति होती है। अब इसके अंदर कुछ खास बातें हैं। असल में जो रियलिस्टिक थ्योरी है वो फिक्शन थ्योरी के एकदम अगेंस्ट है। और इसके जो प्रोपाउंडर रहे हैं, प्रमुख प्रवर्तक, वो ओटो वॉन ग्रेक थे। GIERKE, ग्रेक। ठीक, उनके हिसाब से समूह केवल व्यक्तियों को जोड़ जोड़ नहीं रहा है, वह स्वयं एक जीवित सामाजिक इकाई है। उनके जो मुख्य विचार हैं इस थ्योरी के, रियलिस्टिक थ्योरी के, समूह एक वास्तविक कंपनी या संस्था के रूप में कार्य करती है। इसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है, वो अपनी नीतियां, निर्णय, प्रक्रिया और उद्देश्य तय करती है। इसको कानून की मान्यता मिलती है, और ये वास्तविक रूप से कानून इसे मान्यता देता है। और ये जो थ्योरी है वो फिक्शन थ्योरी में जो फिक्शन थ्योरी है उसको गलत मानते हैं, है ना। कि इस की जो कानून है वो मान्यता दे रहा है, नहीं, ये खुद एक समूची इकाई है। और इसके अलावा ये फिक्शन थ्योरी का विरोध भी करते हैं। एक तरफ फिक्शन थ्योरी कहती है कि केवल मनुष्य वास्तविक व्यक्ति है, बल्कि बाकी सब कानूनी कल्पनाएं हैं। जबकि रियलिस्टिक थ्योरी कहती है कि संस्थाएं भी वास्तविक सामाजिक जीव हैं। कंपनी अपने बोर्ड, नियम और उद्देश्य के माध्यम से वास्तविक निर्णय लेती है, यह कल्पना नहीं है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब इसके अलावा आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके अंदर। जैसे कंपनी अपने नाम से मुकदमा कर सकती है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
उसी के अंदर कभी कभी ट्रेड यूनियन आपने सुनी होंगी, तो वो सामूहिक निर्णय लेती है। मान लीजिए आप विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं, तो वो अपनी नीति, अनुशासन, प्रशासन खुद चलाता है। ठीक, ये सब जो है वो समूह की इच्छा से चलते हैं, यानी ग्रुप विल से चलते हैं, और इसीलिए ये रियलिस्टिक हैं और ये खुद एक समाज की इकाई हैं। इसके अलावा इनका एक कुछ और खास चीजें हैं इसमें, कि जो रियलिस्टिक थ्योरी है उसी ने ही आधुनिक कॉर्पोरेट कानून की नींव रखी, संस्थाओं की जिम्मेदारी तय करने में सहायक हुए और सामाजिक यथार्थ को स्वीकार भी करते हैं। इसके अलावा इनकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं रियलिस्टिक थ्योरी की, कि वो व्यक्ति केंद्रित आलोचना जैसे है, तो जो निर्णय व्यक्ति ही लेते हैं, है ना, यानी कि कहा गया कि यूनियन ने किया है, यूनियन ने नहीं, एक्चुअली में है तो इसमें ग्रुप में लोगों ने ही निर्णय लिया ना, नाम कंपनी का आता है, तो ये इसकी एक आलोचना होती रहती है कि एक आदमी डिसीजन ले रहा है और वो पूरी कंपनी पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद आती है पर्पस थ्योरी, यानी उद्देश्य सिद्धांत। अब उद्देश्य सिद्धांत में होता क्या है कि जो लीगल पर्सनालिटी है, लीगल पर्सनालिटी उसका एक पर्पस है, ठीक है, वो किसी पर्पस के लिए ही दी जाती है। यह विशेष रूप से संपत्ति ट्रस्ट पर लागू होता है, और इसका जो सिद्धांत दिया था वो ब्रिंस ने दिया था। संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उद्देश्य की वजह से उसको दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आखिरी थ्योरी है ब्रैकेट थ्योरी। अब ब्रैकेट थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि केवल सुविधा के इस्तेमाल के लिए इसको इसका नाम दिया गया है ब्रैकेट में। असल में जो अधिकार और कर्तव्य व्यक्ति के होते हैं, वो किसी संस्था केवल एक ब्रैकेट के रूप में काम कर रही होती है। बाहर बाहर में बस संस्था का नाम है, अंदर में व्यक्ति है। तो इसको जो दिया गया था वो वॉन इहरिंग ने दिया था। रॉल इहरिंग की ये थ्योरी है, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कि ये एक छोटी सी थ्योरी है जहां आप लोग आसानी से याद कर सकें। आधार, व्यक्ति, कंपनी, दृष्टिकोण। फिक्शन थ्योरी में क्या है, रियलिस्टिक और कंसेशन थ्योरी में क्या है। ठीक है, ये तीन के बारे में बताया है। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स के बारे में, हम लोग समझते हैं। तो इससे क्या है कि विधि शास्त्र में पर्सन वह है जिसे कानून अधिकार देता है, कर्तव्य निभाने योग्य बनाता है। पर्सन को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन यानी कि वह जीवित मानव है, ठीक है, जिसे जन्म से लेके मृत्यु तक कानून जो है तक कानून उसको एक व्यक्ति की तरह मानती है ना। जैसे ही जन्म हुआ उसे एक लीगल पर्सनालिटी मान लिया गया। अब उसके साथ क्या चीजें जुड़ गई, दो, एक अधिकार और दूसरा कर्तव्य। तो इस पे मुकदमा चल सकता है या वो मुकदमा कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन, है ना, यानी कानूनी या कृत्रिम व्यक्ति। यह एक तरह से एक इकाई है जो इंसान तो नहीं है, लेकिन कानून उसे व्यक्ति मानता है। उदाहरण के लिए जैसे कंपनी है, निगम है ना, विश्वविद्यालय है, मंदिर है, देवता है, ट्रस्ट है। तो ये ऐसी संरचनाएं होती हैं, कानून की रचना है, स्वयं ही नहीं बोलती, ये स्वयं नहीं बोलती, लेकिन इनके प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य होता है। तो ये जो प्रतिनिधि होते हैं वो मुकदमा कर सकते हैं या मुकदमा इन पे चल सकता है। तो वो ओवरऑल आपके एक कृत्रिम या कानूनी व्यक्ति कहलाते हैं। इसके बाद आता है अनबॉर्न पर्सन, यानी वो व्यक्ति जो कि अभी जन्म नहीं लिया है जिसने, उसकी स्थिति क्या होगी ऐसे कंडीशन में। तो लीगल पर्सनालिटी के हिसाब से जन्म के बाद ही लीगल पर्सनालिटी मिलती है, ठीक है, उससे पहले वो कोई लीगल नहीं है। लेकिन कानून ने अजन्मे बच्चे को कुछ विशेष परिस्थितियों में मान्यता दी है। ठीक है, जैसे कि एक कहावत है इसमें, जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसे जन्मा हुआ माना जाता है, ऐसा कानून के हिसाब से, तब ही उसको अधिकार मिल सकते हैं। अब जैसे एक एक अधिकार है फॉर एग्जांपल, कि उसको संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, कानून अजन्मे बच्चों के हित की रक्षा करता है। ठीक, यानी जैसे कोख में बच्चा है तो उसके लिए उसकी माँ को प्रिकॉशन देना। ठीक है, जैसे एक है कि आप भ्रूण हत्या ना करें, तो ये क्या है, ये उसका अजन्मे बच्चे का अपना राइट हो गया। ठीक है, जिसे कानून प्रोटेक्ट करता है। अब इसी तरह से एक और छोटा सा पार्ट आ जाता है कि डेड मैन कौन है।
तो डेड मैन वही है जिसने जिसकी जो लीगल पर्सन है अब वो मर चुका है, उसका अधिकार समाप्त हो गया है, उसका कर्तव्य समाप्त हो चुका है और उसी हिसाब से वो लीगल पर्सनालिटी भी उसकी खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी में देखने को मिलेंगी और ये उसकी छोटी सी समरी है जहां आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और अगर आप इसको पूरा समझना चाहते हैं तो और भी बड़ी वीडियो बन सकती है, मगर इसको छोटे में बनाया गया है। और आप आप इसे इस तरह समझें कि कानूनी व्यक्ति जन्म, मृत्यु और मानवता से नहीं, अधिकार और कर्तव्य की क्षमता से पहचाना जाता है। ये आप एज ए कंक्लूजन यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।